हेलो गाइस, वेलकम टू श्रेयरी कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग फिजिक्स में क्लास 12 में टॉप 500 की सीरीज कर रहे हैं। टॉप 500 में हम लोगों ने अभी तक पार्ट 18 तक वीडियोस कवर कर लिए हैं और सेंचुरी हो गई है, 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसके आगे हम लोग जो चैप्टर चल रहा था न्यूमेरिकल का, वो पूरा द एंड हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा, अगला हमारा चैप्टर है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। तो व्यतिकरण के बारे में पहले थोड़ा समझते हैं और फिर इसके जो भी फॉर्मूले होते हैं इस चैप्टर में वो सारे हम लिखवा देंगे और इसके बाद हम लोग देन न्यूमेरिकल पर चलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ये व्यतिकरण क्या होता है। तो देखिए, व्यतिकरण जब समान एक ही माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो क्या होता है कि माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। जैसे सपोज करिए दो तरंगे हैं, एक तरंग इस तरह से और दूसरी तरंग इस तरह से। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो मिलाने पर एक नई तरंग बनेगी। तो नई तरंग जब बनेगी तो नई तरंग वो इस तरह से बन जाएगी। अब ये देखिए, इसको इसमें अगर हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, दो तरह से हम इस तरंगों को मिला सकते हैं, तो जोड़ करके या तो घटा करके। तो देखो, अगर हम जोड़ करके मिलाएंगे तो ये तरंग थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, और अगर घटा करके मिलाएंगे तो ये तरंग छोटी हो जाएगी, इस तरह से लगभग आएगी, है ना। तो ये तरंगे इस तरह से मिलेंगी। अब इनकी फ्रीक्वेंसी जो है दोनों तरंगों की वो समान है। तो जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही माध्यम में अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। इसी घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। अब यहाँ से दो कॉन्सेप्ट निकले। तो जहाँ पर व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर हुए व्यतिकरण को कहते हैं विनाशी व्यतिकरण, और जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर हुए व्यतिकरण को कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। तो अब व्यतिकरण हो गया दो प्रकार का, एक हो गया संपोषी व्यतिकरण और दूसरा हो गया विनाशी व्यतिकरण। तो ये संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण हो गया। तो संपोषी और विनाशी, देखिए जब दो तरंगें होती हैं तो दोनों के अलग अलग आयाम होने चाहिए। देखिए, आयाम क्या होता है? आयाम तरंग में जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है वो होता है आयाम हमारा। तो आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। आयाम जो तरंग का होता है, आयाम को ऐसे लिखा जाएगा। पहली तरंग का आयाम मान लेते हैं A1 है और दूसरे तरंग का आयाम A2 है। तो आयाम A1 और A2 हो गया। तो आयाम दोनों तरंगों के अलग अलग हैं, क्योंकि तरंगे अलग अलग हैं तो आयाम तो अलग निश्चित रूप से होंगे। तो जब इनके आयाम अलग अलग हैं A1 और A2, तो A1 और A2 को जोड़ करके परिणामी आयाम, ये एक फार्मूला बनता है। अगर आप फार्मूले की प्रूविंग देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, फिजिक्स क्लास 12, और उसमें लिखा है व्यतिकरण इंटरफेरेंस फार्मूला। तो उस वीडियो को जा करके देखें, और इस जो ये वीडियो है इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वहाँ से आप सीधे इस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर जो भी फार्मूला प्रूव होता है, फार्मूला हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है क्या होता है। तो देखिए, जब इन दोनों तरंगों को मिलाते हैं तो मिलाने पर जो परिणामी फार्मूला आता है वो उसकी परिणामी आयाम होता है। जो टोटल एम्पलीट्यूड है वो आता है हमारा R = A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अब यहाँ पर जो A1 है वो पहली तरंग का आयाम है और A2 दूसरी तरंग का आयाम है, और जो फाई है वो हमारा दोनों तरंगों के बीच का कलांतर है, कला में अंतर। देखिए, कला में अंतर क्या होता है कि कुछ तरंगे, दोनों तरंगे हैं, दोनों तरंगे समान तो हो नहीं सकती। एक तरंग की जो आयाम है वो कुछ और होगा, मान लेते हैं 5 होगा, और दूसरे तरंग का आयाम मान लेते हैं 4 होगा। तो दोनों के आयाम अलग अलग हो गए। तो जब दोनों तरंगों के आयाम अलग अलग हैं तो यहाँ पर A1 और A2 इसीलिए लिखा जाता है। तो आयाम अलग अलग हो गए तो मतलब उसकी कला में जो है वो डिफरेंस है, अंतर है। तो वही ये है फाई, वो कोण में होता है, एंगल में। तो यहाँ पर पहली हेडिंग लगाएंगे आप, इसको 101 क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए कि परिणाम जो जब दो तरंगे आपस में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तीव्रता व आयाम में क्या संबंध होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है? परिणामी आयाम R = A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, ये फॉर्मूला होता है। और इसके बाद ये तो 101 में हो गया, ये पहला क्या है ये फॉर्मूला, ये उसमें काम आएगा न्यूमेरिकल में। अगला 102,
तीव्रता और आयाम में क्या संबंध होता है, तीव्रता और आयाम में क्या संबंध होता है। देखिए उसमें क्या था, आयाम तीव्रता में संबंध, और इसमें क्या है, परिणामी आयाम निकला था ऊपर वाले में, और इसमें जो है तीव्रता, तीव्रता को हम लोग आई से लिखते हैं, तो तीव्रता जो है वो आई आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अगर दो तरंगे हैं तो उनके आयाम भी a1 a2 होंगे, और जब तीव्रता है, तीव्रता अधिकतम कब आएगी, दोनों आयामों का जोड़ जब होगा, और तीव्रता न्यूनतम कब आएगी, जब दोनों आयामों का अंतर होगा। तो तीव्रता अधिकतम हम लिखेंगे दोनों आयामों को जोड़कर, और तीव्रता न्यूनतम लिखेंगे दोनों आयामों को घटाकर। तो आई मैक्सिमम आएगा a1 प्लस a2, आई मिनिमम आएगा a1 माइनस a2। और अगर दोनों का हमें अनुपात बताना हो तो अनुपात क्या आएगा, a1 आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम बराबर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बटे a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा परिणामी आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का अनुपात। इसको भी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं 103 की तरफ। इसमें फॉर्मूला होता है, जब तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो वहां पर दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज की स्थितियां बनती है। देखिए जहां पर हमने बताया अभी, प्रतिकरण किसे कहते हैं, जब समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही माध्यम में अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। तो देखिए जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर दीप्त फ्रिंजें बनती हैं, और जहां पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर अदीप्त फ्रिंजें बनती है। तो दो कंडीशन हो गई ना। तो वही दीप्त और अदीप्त फ्रिंज के लिए फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो दीप्त फ्रिंजों की स्थितियों के लिए जो फॉर्मूला होता है वो दीप्त फ्रिंज के लिए x इज इक्वल टू एम डी लैम्डा अपॉन डी होता है। इसमें m क्या है, फ्रिंजों की संख्या है, कितनी फ्रिंजें हैं, 2 फ्रिंजें, 4 फ्रिंजें, ये फ्रिंजों की संख्या है। और इसमें कैपिटल डी लिखेंगे आप, स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी। क्या लिखेंगे, कैपिटल डी बराबर स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी। और जो इसमें स्मॉल डी है वो है स्लिटों के बीच की दूरी। कैपिटल डी क्या था, पर्दे से स्लिटों के बीच की दूरी, और स्मॉल डी क्या है, केवल स्लिटों के बीच की दूरी। लैम्डा क्या है, लैम्डा है तरंग दैर्ध्य। अब चूंकि दीप्त फ्रिंजों की स्थितियों के लिए यम का मान 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, तो ये भी आप लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 104 अदीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए फॉर्मूला। ये क्या होता है, x इक्वल टू एम माइनस 1/2 और डी लैम्डा अपॉन डी। तो x इक्वल टू एम माइनस 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी, ये अदीप्त फ्रिंज के लिए है। इसमें भी डी लैम्डा बाई डी वही होता है जो इसमें है। इसमें केवल m माइनस 1/2 बढ़ जाता है, m की जगह माइनस 1/2 भी लिख देते हैं, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। कैपिटल डी क्या होगा, स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी, और लैम्डा क्या होगी, तरंग दैर्ध्य, और स्मॉल डी क्या होगा, स्लिटों के बीच की दूरी। और m की वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट होती है। अब आगे चलते हैं 105 फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज कितनी चौड़ी बनती है उसके लिए भी फॉर्मूला होता है W इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। यहाँ भी डी लैम्डा अपॉन डी वही है जो यहाँ पर है। कैपिटल डी क्या है, स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी, लैम्डा क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, और स्मॉल डी क्या है, स्लिटों के बीच की दूरी। अब इसके बाद स्लिटों के बीच की कोणी चौड़ाई भी पूछ जाती है, कोणी फ्रिंज की चौड़ाई। कोणी फ्रिंज की चौड़ाई के लिए फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। तो थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लैम्डा अपॉन डी, ये भी होता है फॉर्मूला हमारा कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पार्ट 19 कंप्लीट हुआ। पार्ट 19 में हमने कुल 6 क्वेश्चंस थे, जो कि क्वेश्चन क्या, ये लेसन का बेस है, और इसमें सारे जो फॉर्मूले इस लेसन में यूज करेंगे हम लोग आगे न्यूमेरिकल में, वो सारे फॉर्मूले हैं इसमें। तो नोट कर लीजिए एक बार। हट जाते हैं हम साइड से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया। आगे चलते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा पार्ट 19 का वीडियो कंप्लीट हुआ, और इसके बाद पार्ट 20 में हम इसी लेसन के न्यूमेरिकल कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।